हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के जो बारे में बातचीत किए थे, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसका एक ओवरव्यू हम लोग आज के क्लास में देखेंगे और फिर प्रोकैरियोटिक सेल को स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा कैसे दो क्लास में डिवाइड किया गया उसको भी देखेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम 1884 में एक स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके और प्रोकैरियोटिक सेल को उन्होंने दो टाइप्स का बताया। कहा कि एक ग्राम पॉजिटिव होता है और दूसरा ग्राम निगेटिव होता है। तो उन्होंने इस प्रोकैरियोटिक सेल को दो टाइप्स अपने इस स्टेनिंग टेक्निक के यूज से बताया। उस स्टेनिंग टेक्निक के यूज में उन्होंने क्या किया कि एक वीक सलाइन क्रिस्टल वायोलेट रंग का यूज किया। जैसे आप उसको समझ सकते हैं ऐसे, जेनसन वायोलेट जो नवजात शिशु के जो वो प्लेसेंटा होता है उसको काट कर जो दवा रखी जाती है वह जेनसन वायोलेट, उसका उन्होंने यूज करके विभिन्न तरह के इस प्रोकैरियोटिक सेल को, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के प्रोकैरियोटिक सेल को लिया और उस कलर में उन्होंने सबको रंग दिया। और रंगने के बाद उन्होंने क्या किया कि 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन के घोल से उसको पहले धोया, फिर उसके बाद एसीटोन या अल्कोहल से उसको धोया। धोने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जिन पर उस कलर का स्टेन रह जा रहा है, मतलब उस कलर का धब्बा रह जा रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिस पर वह धुल जा रहा है, वह स्टेन नहीं रह पा रहा है। तो जिस पर नहीं रहा उस डाई का, उस कलर का स्टेन धब्बा नहीं रहा, उसको उन्होंने कहा कि यह ग्राम निगेटिव है, और जिस पर वह नहीं धुला रह गया उसको उन्होंने बताया कि यह ग्राम पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअली ये था कि जो ग्राम निगेटिव प्रोकैरियोटिक सेल था उस पर सेल वॉल के ऊपर एक एडिशनल लेयर लाइपोप्रोटीन का लेयर था। उस लाइपोप्रोटीन के लेयर के कारण इस प्रोकैरियोटिक सेल पर उस डाई का स्टेन नहीं रहा, धुल गया, और जिसमें वह एडिशनल लेयर लाइपोप्रोटीन का लेयर था वह तो ग्राम निगेटिव हो गया, लेकिन जिस पर नहीं था, सिर्फ सेल वॉल था, वह उस स्टेन को एक्सेप्ट कर लिया। उस पर स्टेन कहने का मतलब उस पर स्टेन रह गया, और जिस पर वह स्टेन रह गया उसको ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और जिस पर स्टेन नहीं रहा, धुल गया, उसको ग्राम निगेटिव कहा गया। तो एक्चुअल यह था कि ग्राम पॉजिटिव में वह लाइपोप्रोटीन का जो लेयर था वह नहीं था, और ग्राम निगेटिव में वह लाइपोप्रोटीन का लेयर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वह दाग धुल गया। तो यह क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में स्टेनिंग टेक्निक से प्रोकैरियोटिक सेल को दो टाइप्स का बताया, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव होने का कारण यही लाइपोप्रोटीन का लेयर, और ग्राम पॉजिटिव होने का कारण यही लाइपोप्रोटीन के लेयर का अब्सेंट होना। तो अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के थोड़ा सा ओवरव्यू को देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल में ये मोनेरन वर्ग के जितने भी एनिमल्स होते हैं वे सब प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने देखा कि जो एनिमल सेल होता है वह यूकैरियोटिक होता है, जो प्लांट सेल होता है वह यूकैरियोटिक होता है, जो फंगल सेल होता है वह यूकैरियोटिक होता है, और जो प्रोटिस्ट वर्ग के जंतु होते हैं, प्रोटिस्ट्स, और उनका भी जो सेल है वह यूकैरियोटिक होता है। तो इसमें हम लोग खास करके
एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में ही देखेंगे। ये दोनों सेल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग सेल के एक एक पार्ट को डिटेल स्टडी करते चलेंगे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो ओवरव्यू है वह हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना करके उसके सारे पार्ट्स को दिखाएंगे, कौन सारे पार्ट्स कहाँ हैं और किस तरह से लोकेटेड हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हम आप लोगों के लिए एनिमल सेल और प्लांट सेल ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हम लोगों को यह समझना है कि किस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, और इस सेल को सिर्फ यहाँ पर लेबल करके नाम जान लेंगे और तब उसके बाद हम लोग एक एक करके उसके सारे पार्ट्स का डिटेल स्टडी करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस स्फेरिकल और इसका दो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। एक मेम्ब्रेन स्मूथ दिख रहा है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वह स्मूथ दिख रहा है और इनर मेम्ब्रेन जो है वह इनफोल्ड दिख रहा है। तो इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आप देख सकते हैं कि यहीं पर यहाँ यह प्लांट सेल में भी यह माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ यह जो इस तरह का जो एक ट्यूब फोल्डेड अनब्रांच दिख रहा है, जिसके अगल बगल में ये जो छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यह गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और गोल्जी बॉडी का ये जो कन्वेक्स पार्ट है वह हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और कनकेव पार्ट जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। यह गोल्जी बॉडी है और आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यह यहाँ गोल्जी बॉडी बताया गया है। और ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं कि जिसमें यह बाउंडेड है, जिसमें यह घिरा हुआ है इन्वेलप जैसा, तो इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कि ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है। और उसके बाद आप यहाँ देखें कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यह बल्जिंग आउट से यह बना हुआ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिस पर ये ग्रैनुलर इसके सरफेस पर जो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर अटैच दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में RER कहा जाता है। RER बोले तो R फॉर रफ, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये RER है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी उस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा प्लांट सेल में भी। तो इसमें भी इसको RER के नाम से जानेंगे कि यह भी RER है। दूसरा, ये आप देखें, इसमें यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसके सरफेस पर कोई ग्रैनुलर, कोई ये राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहे हैं। तो इसको SER मतलब ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्लांट सेल में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ का मतलब, रफ कहने का कारण यह कि इसके ये सिस्टर्नी पार्ट पर, सिस्टर्नी के मेम्ब्रेन पर ये राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। तो अब किसी सरफेस पर अगर राइबोसोम अटैच्ड है, कोई ग्रैनुलर स्ट्रक्चर अटैच है, तो वह रफ बन जाता है। इसलिए इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इस पर यह ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मतलब राइबोसोम नहीं अटैच्ड है, इसलिए इसका सतह स्मूथ है, चिकना है, इसलिए इसका नाम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आप यहाँ देखें कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये सेंट्रोसोम कहे जाते हैं। यह पूरा स्ट्रक्चर जो है यह सेंट्रोसोम कहे जाते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है यह सेंट्रोसोम, यहाँ इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, यह सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम यह एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ध्यान रखिएगा,
यह सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में ही आपको मिलेंगे। एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। तो यह सेंट्रोसोम, अब इसमें देख लीजिए कि दो सेंट्रियोल हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मीट किए हुए हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो पेरिफेरल सेंट्रियोलर मटेरियल जो दिख रहा है, इस कंप्लीट सेट को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। और यह सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के ये जो स्पेस जिस फ्लूइड से भरे होते हैं उसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो यह साइटोप्लाज्म है। तो यह साइटोप्लाज्म आप यहाँ भी देख सकते हैं प्लांट सेल में कि यह न्यूक्लियस और ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं यह साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यह साइटोप्लाज्म आप यहाँ देख सकते हैं कि यह साइटोप्लाज्म यहाँ है। तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो एक फ्लूइड होते हैं और इसमें हर तरह के एंजाइम और हर तरह के ये सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म है। यह स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस स्ट्रक्चर को, इसको ब्लैक से दिखा देते हैं। यह स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कहलाता है। यह दो तरह के ट्यूब्यूल से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। यह ट्यूब्यूल जो होता है यह हॉलो होता है और यह फिलामेंट जो है यह सॉलिड होता है। यह ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, और यह एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें जो ये छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल हैं जो एनिमल सेल में छोटे होते हैं लेकिन न्यूमरस होते हैं, तो इसको हम वैक्यूल कहेंगे। तो यह वैक्यूल आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वैक्यूल जो है यहाँ बड़े साइज में होते हैं, और बड़े साइज में होने के कारण यहाँ न्यूक्लियस का पोजीशन जो है, यह न्यूक्लियस का पोजीशन थोड़ा सा पेरिफेरल हो जाता है। अधिकांश स्पेस इसके ऑक्युपाई कर लेने के कारण यह न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा साइड में दिखता है प्लांट सेल में। तो यह वैक्यूल हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि यह वैक्यूल यहाँ है, और इस वैक्यूल में सैप भरे होते हैं। याद रखेंगे कि इस वैक्यूल में सैप भरे होते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, और जो कि पौधों के फोटोसिंथेसिस में यूज किए जाते हैं। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यह गोल्जी बॉडी है, यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह वैक्यूल है। अब रही बात कि अगर आप न्यूक्लियस को ध्यान से देखें तो इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो कि एनिमल सेल में है और इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल में है बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है आप देखें कि ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। तो इसको हम लोग को लिख दिया जाए, यहाँ लिख देते हैं कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, इसमें महीन महीन पोर्स पाए जाते हैं। तो इस पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। यह न्यूक्लियर पोर्स है। इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाए।
न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये जो डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह न्यूक्लियोलस है। और ये धागे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये यहाँ यही क्रोमैटिन फाइबर है। इसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। तो आप सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। इनका भी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है। इसमें भी न्यूक्लियर पोर्स है, इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें भी न्यूक्लियोलस है, इसमें भी क्रोमैटिन फाइबर है। तो इस तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ है कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। और एक और डिफरेंस है कि एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे छोटे न्यूमरस होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में यह वैक्यूल बड़े साइज में होते हैं और उनके बड़े साइज में होने के कारण ही न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग दिखता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो यह एक बाउंड्री टाइप का दिख रहा है, यह है, इसको कहते हैं सेल वाल। यह सेल वाल मेनली सेलुलोज का बना होता है। और यह सेल वाल इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं होता, इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा गैप होता है, ताकि एक सेल अपने एडजेसेंट सेल से मटेरियल्स का एक्सचेंजिंग कर सके। तो इसको पिट कहा जाता है, यह पिट होता है। तो इस तरह से यह प्लांट सेल है, जिसमें यह सेल वाल है। सेल वाल के जस्ट अगर आप अंदर आते हैं तो आपको यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है। और यहाँ यह माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल्स है, ये गोल्जी बॉडी हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस है। जिस न्यूक्लियस के अगर पार्ट्स की बात की जाए तो यह न्यूक्लियोलस, यह न्यूक्लियोप्लाज्म, यह क्रोमैटिन फाइबर, यह डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का, जिसको एक को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, एक को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, यह न्यूक्लियर पोर्स कहलाएगा। तो न्यूक्लियस के इतने पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और यह प्लांट लाइसोसोम इसको कहते हैं, यह प्लांट का लाइसोसोम होता है, यह प्लांट लाइसोसोम होता है। और एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम भी कहा जाता है, जो आगे जब हम पार्ट्स का डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो ये आपके सामने हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक साथ डायग्राम दिखाया है, ताकि आप इसको देखकर और इसमें बेसिक डिफरेंस को भी जज कर सकें। और अब वीडियो को पॉज करके इसको खूब बढ़िया से यह डायग्राम आप लोग भी बना लें, फिर आगे चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये डायग्राम बना लिए होंगे और ये सारे पार्ट्स को लेवल भी तरीके से प्रॉपरली कर लिए होंगे। तो अब आज इतना ही रहने दिया जाए, और अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम लोग एक एक करके जो सेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी शुरुआत अगले क्लास की होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और उसका क्या स्ट्रक्चर है इत्यादि के बारे में। थैंक यू।